प्यारे बच्चों, कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बहुत खुले मन से एकदम फ्री होकर परीक्षा देना। एक सीट अपनी पक्की है, कोई नहीं रोक पाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उन्हीं ऑप्शंस और प्रश्नों पे जाना जिनमें आपको लगता है कि ये दो वाले ऑप्शन एक एक जैसे हैं, तो वो आंसर नहीं होंगे। और बिल्कुल जिसके बारे में चारों ऑप्शंस के बारे में आपको कोई पता ना हो, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना। कोई रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और बस बिंदास होकर एग्जाम देना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, कल साइंस मैथ वालों का पहला पेपर है। पेपर होते ही आप मुझे पेपर भिजवाना, उसका सोल्यूशन भी दूंगा। बाद वालों को उससे फ़ायदा हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। पहला सवाल, कौन सी प्रक्षेपी विधि का उदाहरण नहीं है? TAT थेमेटिकल अप्रिसिएप्शन टेस्ट, 30-31 कार्ड्स वाली, मॉर्गन मूरे वाली। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, टेलर पाइने रोड हाइड्रिथ, याद है? ड्रा एमएन गुड इनफ और हेरिस वाला। और MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो बाकी तीनों तो प्रोजेक्टिव हैं, प्रक्षेपी हैं। केवल MMPI प्रोजेक्टिव नहीं है, ये सेल्फ रिपोर्ट है, ये आत्म प्रतिवेदन है। MMPI का पूरा नाम आपको याद होगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कार का ये क्वेश्चनेयर है। ये मेंटल हेल्थ के बारे में, मनोरोगों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में 10 क्लिनिकल स्किल्स पे बेस्ड एक एक प्रश्नावली है, इन्वेंट्री है, जो सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच में आती है, आत्म प्रतिवेदन में आती है, प्रोजेक्टिव विधियों में नहीं आती। आपको पता है 3 प्रकार की विधियां होंगी व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व के आकलन के लिए: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव में बहुत सी विधियां आपको पता ही है, शाहीद धब्बा परीक्षण से लेके वाक्य पूर्ति और आपके चित्र नैराश्य, PFT पिक्चर फ्रस्ट्रेशन तक, याद है ना आपको? रोजनविंग। और सब्जेक्टिव विधियां कौन सी होंगी? तो 5 एग्जाम्पल आप याद रखना। सब्जेक्टिव विधियों में पहला एग्जाम्पल है आत्मनिष्ठ विधियां, व्यक्तिनिष्ठ विधियां इंग्लिश में सब्जेक्टिव मेथड्स कहलाती हैं। इनके 5 एग्जाम्पल आप याद रखना। पहला है आपके आत्मकथा विधि, दूसरा दैनिक डायरी विधि, तीसरा है अभिज्ञापक प्रश्नावली, चौथा है साक्षात्कार, और पांचवा है केस स्टडी जीवन वृत्त विधि, टाइडमैन सिगमंड फ्राइड वाली। ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियों में आपके चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्रिक्स आदि आते हैं। सिचुएशनल टेस्ट, आकस्मिक निरीक्षण वगैरह भी इसमें आते हैं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, TAT थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट हो गया। और ध्यान रखना, ड्रा ए मैन के स्थान पे ड्रा ए पर्सन भी आ सकता है, DAP भी आ सकता है। ये सारी की सारी प्रक्षेपी विधियां हैं। और आपको ध्यान रखना है, प्रक्षेपी विधि का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है? तो प्रक्षेपी विधियां वो होती हैं जिनमें अचेतन की बातें सामने आती हैं। और मोस्टली प्रक्षेपी शब्द प्रसिद्ध करने वाले थे सिगमंड फ्राइड। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, डाउन संलक्षण है ट्राइसोमी 20, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 22, और एक ऑप्शन है XXY क्रोमोसोम क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना, संलक्षण हिंदी का शब्द है। डाउन संलक्षण भी पूछ सकते हैं, डाउन सिंड्रोम भी पूछ सकते हैं। बात एक ही है, पूछा गया परीक्षाओं में। तो डाउन सिंड्रोम दरअसल क्या होता है? तो ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 का ही दूसरा नाम है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 को कहते हैं। क्या होता है ट्राइसोमी 21? इसमें क्या होता है, हम सब जानते हैं, जब बेबी जन्म लेता है तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 46 हो गए ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके साथ बच्चा जन्म लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर के कारण से ऐसा होता है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, जिसके कारण से इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक और विकासात्मक डिले हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। अगर ऐसा 20वें क्रोमोसोम में होगा तो फिर ट्राइसोमी 20 बोल सकते हैं उसको। और 22वें क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी, थर्ड कॉपी होगी, तो उसको हम बोल देंगे ट्राइसोमी 22। XXY क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, XXY क्रोमोसोम में आपको पता है 2 X हो गए। ठीक है। पर Y भी साथ में है, इसलिए वो ऐसा बच्चा, साइंस के बच्चे तो जानते होंगे, मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा, यानी वो लड़का होगा, पुरुष होगा। लेकिन उसकी खास बात क्या है कि उसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। इसका मतलब वो है तो लड़का, लेकिन है उसमें लड़कियों वाले गुण। तो लड़का होके भी लड़कियों वाले गुण जिनमें हैं, वो XXY क्रोमोसोम का एग्जाम्पल है। खास बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो ये है, कई बार पूछा गया परीक्षा में, XXY क्रोमोसोम का एक दूसरा नाम है, और इसी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइनफेल्टर। याद रखना, क्लाइनफेल्टर पूछा गया परीक्षाओं में। क्लाइनफेल्टर किन में होता है, लड़कियों में कि लड़कों में? जवाब है लड़कियों में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसका नाम है?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY का ही दूसरा नाम है, ठीक है। रेट सिंड्रोम लड़कियों में होता है, तो एस्पर्जर रेट, इनके सब की बातें हम आपको बार बार बता चुके हैं वीडियोज़ में भी और पुरानी बुक्स में भी। अभी ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ये आप सुन लेना एक दो बार, उसको परीक्षा में जाना, बहुत कुछ मिलेगा। पुराने वीडियोज़ भी अगर समय मिले, रास्ते में है कहीं भी आप, तो उनको जरूर देखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, या सतही दृष्टिकोण, या मानकीय दृष्टिकोण, या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण? तो इसका सही जवाब है सतही दृष्टिकोण, यानी ऊपर सरफेस, ठीक है ना। बाह्य आभास बाहर से कैसा दिखता है, तो सतही दृष्टिकोण, उसके अंदर झांक के देखेंगे तो पता लगेगा साहब, वो तो दूसरी बात हो जाएगी। ये सतही दृष्टिकोण है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया? चार ऑप्शंस हैं, मन, शेल्डन, केटल, हिपोक्रेट्स। तो बच्चों ध्यान देना, व्यक्तित्व के बारे में हम कई प्रकार से पढ़ते हैं, टाइप्स अप्रोच, ट्रेड्स अप्रोच, या फिर सेल्फ रिपोर्ट अप्रोच जिसमें MMPI है, या फिर प्रोजेक्टिव अप्रोच पढ़ते हैं ना हम। तो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण एक्चुअली थियोस्टोपर से मामला शुरू हुआ था, जिन्होंने फ्लेटेड टाइप बताया था, लेकिन प्रथम विभाजन जिनका मशहूर है वो है हिपोक्रेट्स। कौन है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ग्रीस के थे, फिलोसोफर थे, और इन्होंने ईसा से 400 साल पहले 400 BC में एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था नेचर ऑफ द मैन। नेचर ऑफ मैन बुक 400 BC में आई थी, और नेचर ऑफ मैन बुक हिपोक्रेट्स की है, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। और वो जो 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, वो बॉडी फ्लूइड्स के आधार पे बताए थे, बॉडी केमिस्ट्री के आधार पे बताए थे, शरीर के रसायनों के आधार पे बताए थे। और वो जो 4 प्रकार हैं वो हैं कोलेरिक, मेलनकोलिक, सैंग्विन और फ्लेगमेंटिक। ये हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण आप याद रखना। नेक्स्ट, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, 4 ऑप्शंस हैं, मानक, योगात्मक, निर्माणात्मक, या CCE। तो CC हम पढ़ते हैं, लगातार मूल्यांकन चलता है पूरे साल, तो CC तो मूल्यांकन का एक तरीका है, प्रकार है। निर्माणात्मक या रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल चलता है। योगात्मक सत्र के अंत में होता है। इसका मतलब तीनों प्रकार हैं, लेकिन मानक या स्टैंडर्ड मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखिए, समायोजन से संतुष्ट किया जाता है किसको? प्रेरकों को, आवश्यकताओं को, उद्दीपकों को, या कोई नहीं? तो सही जवाब है समायोजन से हम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। किसको संतुष्ट करते हैं? आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, ये लेंडल और उनका स्टेटमेंट भी है। 13th, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड नए प्रदान करना। तीसरा है साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों का पता लगाना। और चौथा है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो बच्चों आप जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट FA और समेटिव असेसमेंट SA में क्या अंतर है? हम जब बीच में करते हैं, जो जिनमें ग्रेड नहीं दी जाती, जिनके मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किए जाते, वो तमाम तरीके, चाहे क्लास में क्विज हो, चाहे वर्कबुक भरवाना हो, चाहे बच्चों से प्रश्न पूछना हो, या और कोई एक्टिविटी करवानी हो, जो पूरे साल चलती हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, और उनको फाइनल रिपोर्ट कार्ड में जगह नहीं मिलती। तो इसमें 3 बातें फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की हैं, FA की हैं, और एक बात समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन या SA की है। देखो अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व बीच में करते हैं ना, फॉर लर्निंग भी होता है वो, तो ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर लर्निंग है। साथियों के साथ वो कैसी कठिनाई महसूस करता है, तो क्लासरूम में ही तुलना कर रहे हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हुआ। अधिगम को सुगम बनाना, आसान बनाना, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ग्रेड नए प्रदान करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन पहला ऑप्शन विद्यार्थियों ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना समेटिव असेसमेंट होता है, SA होता है, और इसी को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है सकलात्मक, समग्रात्मक, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है समेटिव असेसमेंट, शॉर्ट में SA, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है, 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रतिभाशाली व स्लो लर्नर के रूप में लेबल लगाना। लेबल लगाना कभी अच्छा नहीं होता। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालकों का पता लगाना। बिल्कुल ये उद्देश्य तो होता है कि कौन से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, फाइंड आउट करना, लेकिन ये अधूरी सी बात है। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, बिल्कुल ये बात तो सही है, पर ये कंप्लीट नहीं है। वास्तव में सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा,
क्योंकि ये अपने आप में वाइड है। और जहाँ ऐसा ऑप्शन मिल जाए, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई, इसका फीडबैक प्रदान करना, यानी कितना सीखा है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं, कौन से ग्रेड्स प्राप्त किए हैं, इन्हीं से तो पता लगेगा भावी जीवन में वो क्या करेगा। ठीक है, और फीडबैक भी मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। 15th देखिए, सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है। तो बच्चों, रचनात्मक तो पूरे वर्ष भर होता है, निदानिक हर टॉपिक के शुरू में या बाद में भी होता है, अगले टॉपिक से पहले भी होता है, और योगात्मक आकलन सत्र के अंत में होता है। तो इसका सही जवाब है योगात्मक आकलन। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ये क्या है, ये मैं आपको आगे के प्रश्नों में बताने वाला हूँ। सीआरटी और एनआरटी दो शब्द आप याद रखना, उन पे कोई बात आ सकती है। ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 16th देखिए, आपको अगर आवाज़ मेरी कम सुन रही है तो शिकायत नहीं करें, बल्कि ईयरफोन लगा के आप सुन लें। 16वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक ने एक उपयुक्त परीक्षण और चेक, अपने रीट में आया हुआ प्रश्न है। एक शिक्षक ने एक उपयुक्त परीक्षण, मतलब उसको जो अच्छा लगा वो सुटेबल टेस्ट उसने लिया, चेक लिस्ट बनाई, और क्या देखा, छात्र कितना इंटेलिजेंट है उसकी बुद्धि का टेस्ट लिया, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी साक्ष्य लिए, और कक्षा में उसका व्यवहार कैसा है उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की। तो ये क्या है, ये मापन है कि मूल्यांकन है कि आकलन है, बोलिए। तो मापन क्या होता है, मापन तो परीक्षा का ही दूसरा नाम है, संख्यात्मक आयाम होता है, कितने मार्क्स प्राप्त हुए, मोहन ने 70 अंक लिए, ये मापन है। मूल्यांकन बहुत वाइड है, जिसमें न केवल तमाम सूचनाएं और सभी पक्षों की सूचनाएं, तो यहाँ सभी पक्षों की बात करी ना, बुद्धि, व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, तो सभी पक्ष हैं तो मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन साथ में आकलन भी ऑप्शन में है। अब हमने आपको बताया था कि आकलन और मूल्यांकन में क्या फ़र्क है। आकलन में दूसरों से तुलना भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, व्यवहार के सभी पक्ष भी होते हैं, लेकिन आकलन में निर्णय नहीं लिया जाता, और यहाँ निर्णय की कोई बात नहीं की गई है, केवल जानकारी एकत्रित की गई है। पर यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष होता तो इसका जवाब होता मापन, पर यहाँ तो सभी पक्ष हैं, इसका मतलब इसका जवाब है आकलन। मूल्यांकन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय की बात नहीं की गई है। 17th, कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के लिए सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, 2 शब्द याद रखना। एक तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इंग्लिश में बस, हिंदी में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मानदंड संदर्भित है कि आदर्श संदर्भित है। आपको एक शब्द याद रखना है, एक टर्म याद रखनी है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एनआरटी। और एक दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको बोलेंगे सीआरटी। तो एनआरटी और सीआरटी दो चीज़ें हैं। बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूँ याद रखने के लिए। सीआरटी में तो कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है, उसको कोई बच्चा कवर क्रॉस कर लेता है कि नहीं करता, ठीक है। और एनआरटी में क्या होता है, एनआरटी में दूसरों से तुलना होती है। तो जहाँ मान लो ये कहते हैं हमको टेस्ट लेंगे 60% नंबर लाने जरूरी हैं, तो 60% नंबर कोई बच्चा लेके आता है तो हम समझते हैं कि साहब ये इसमें ये वाली एबिलिटीज़ आ गई, क्योंकि ये 60% को क्रॉस कर गया। और 60% मार्क्स नहीं आए, एक बैरियर हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक फिक्स हो गया, क्राइटेरिया हो गया। 60 नहीं आए तो साहब इसको ये वाली एबिलिटीज़ में नहीं है, इसको लिखना पढ़ना नहीं आता इसलिए 60 नहीं आए, और इसको आता है इसलिए 60% आ गए, ठीक है, ऊपर कितने भी आ गए। तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया, वो सीआरटी होता है। और सीआरटी में क्या होता है, 60% नंबर, अब क्लास में 60% से ऊपर वाले बच्चे नीचे वाले बच्चे हो गए, बस ये तो हुआ। बाकी क्लास में 70 बच्चे हैं, तो आपस में हम उनके रैंक नहीं निकालते, सीआरटी में खास बात है। और एनआरटी में क्या होता है, एनआरटी में बच्चे के रैंक निकालते हैं और बच्चों की आपस में परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं। तो जहाँ आपस में तुलना करके रैंक निकालते हैं, क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, वो भले ही मार्क्स के आधार पे हो कि ग्रेड्स के आधार पे या परसेंटाइल के आधार पे, पर जब आपस में तुलना करते हैं बच्चों की, वो तो होता है एनआरटी। और तुलना नहीं करते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया है, बेंचमार्क है, वो है सीआरटी। और बहुत आसानी से याद रखोगे, सीआरटी से सीटेट याद रख लेना। सीटेट में 90 नंबर लाने ज़रूरी हैं, ले आया वो 90 नंबर पार हो गया, नहीं लाया वो दोबारा देगा। तो सीआरटी सीटेट है, इसका मतलब 90 नंबर से ऊपर भी बहुत से बच्चे हैं, नीचे भी बहुत से बच्चे हैं, तो बच्चों की आपस में तुलना करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये सीआरटी है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जहाँ बच्चों की आपस में तुलना करें, जैसे आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो थर्ड ग्रेड में, ये सीआरटी टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो रैंक होगी, पहले 5,000 या 32,000 या 48,000 बच्चे हैं, उनमें आप आ गए, तो एक एक रैंक के लिए लड़ाई होगी, उसका सिलेक्शन हो गया, और उससे नीचे रह गया उसका नहीं हुआ, ठीक है। तो रैंक जहाँ पे दी जाए, बच्चों के आपस में तुलना की जाए, वो एनआरटी होता है। और जहाँ एक क्राइटेरिया दे दिया 60% नंबर लाने हैं, वो सीआरटी हो गया। जरूरी नहीं 60, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो। यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा गया है,
एनआरटी के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब एनआरटी में 60% सीटेट वाली बात है या आपस की तुलना वाली रैंक वाली। तो क्या क्या है, सत्य नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है ये एक मानक परीक्षण है, तो मानक तो एनआरटी सीआरटी दोनों ही है। दूसरा, छात्र के स्कोर की तुलना दूसरे छात्रों के स्कोर से की जाती है, हमको बताना है गलत है। तो एनआरटी और सीआरटी में किस में तुलना की जाती है, एनआरटी में। सीआरटी में तो 60% लाने होते हैं, उसमें तुलना नहीं होती, क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये दूसरी बात भी राइट है। तीसरा ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। स्थापित मानदंड वो क्राइटेरिया हैं जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि साहब 90 नंबर लाने जरूरी हैं, इससे तुलना नहीं करते साहब। ये तीसरी विशेषता तो किसकी है, सीटेट की है साहब, ये तो सीआरटी की है। और राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। राष्ट्रीय मानदंड का मतलब यही है, सीबीएसई का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप जो एग्जाम देंगे उसमें राज्य के मानदंड हैं, कितने लोग बैठते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय मानदंड की बात करें या दूसरों से तुलना की बात करें, ये होता है एनआरटी। और जहाँ एक स्थापित मानदंड है, निश्चित क्राइटेरिया है, वो होता है सीआरटी। क्वेश्चन नंबर 18, सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन की बात है। सीसीई में कक्षा 1 से 5 तक कितने योगात्मक आकलन किए जाते हैं, तो याद रखना इसका सही जवाब है 3। SA1, SA2, SA3। और तीनों में परसेंटेज याद रखना है, पाठ्यक्रम का विभाजन है। SA1 में 45%, SA2 में 40% और SA3 में 15%। 45, 40 और 15। कक्षा 1 से 5 तक सीसी लागू है। और ध्यान रखना, 5वीं क्लास के लिए SA3 नहीं होता, बल्कि 5वीं क्लास के लिए वो बोर्ड की एग्जाम होती है जिसको आरंभिक अधिगम स्तर का मूल्यांकन बोलते हैं। दूसरी बात, SA3 होते हैं और FA6 होते हैं। FA के बारे में नहीं पूछेंगे आपको, SA कितने होते हैं पूछेंगे। SA1 में वेटेज कितना है, 45%, SA2 में 40% और SA3 में 15%। आप बोलेंगे साहब फिर 5वीं क्लास में मार्कशीट में जो आती है ना A+ABCD ग्रेड, वो क्या होती हैं, तो वो SA3 15% के स्थान पे वो जो परीक्षा ली जाती है उसकी होती हैं, और ये केवल 5वीं क्लास के लिए होता है SA3 में एग्ज़ाम। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये 2 प्रश्न मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस, नो बैग डे, हम सब जानते हैं शनिवार को होता है, कि महीने में चौथे शनिवार की थीम क्या है। तो एक महीने में 4 शनिवार आएंगे, लेकिन कभी कभी 5 भी आते हैं, तो पांचों की थीम आप याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और मैंने चारों ऑप्शन में ये दिया है। पहले पहले सैटरडे की नो बैग डे की थीम क्या होगी, राजस्थान को पहचानो, पहले ऑप्शन में है पहले शनिवार की थीम। दूसरे शनिवार की थीम होगी भाषा कौशल विकास। तीसरे शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। एक दो बार सुन लेना इनको, टिप्स पे कर लेना, अगर पेन कॉपी है तो लिख लेना ताकि याद रह जाए। और चौथे शनिवार की थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया मैं वैज्ञानिक बनूंगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस प्रश्न का जवाब कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये है कि परीक्षा में अगर आपको नो बैग डे पूछें तो शनिवार बताना, और अगर थीम पे कोई प्रश्न आ जाए तो पांचों थीम याद रखना। पहले शनिवार की थीम होगी राजस्थान को पहचानो, महीने के दूसरे शनिवार की थीम होगी भाषा कौशल विकास, महीने के थर्ड सैटरडे की थीम होगी खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और महीने के चौथे सैटरडे की थीम होगी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। बच गया पांचवा, कभी कभी जो आता है। पांचवें शनिवार की थीम होगी आपकी वो बाल सभा, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो पांचवें शनिवार की थीम क्या होगी, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। याद रखना बच्चों, नो बैग डे शनिवार, लेकिन खास बात नो बैग डे में पांचों शनिवारों की अलग अलग थीम हमने आपको बता दी। लेकिन इसमें कक्षावार एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि बस्ते नहीं लाएंगे तो फिर बच्चों से पूरे दिन एक्टिविटी करवाएंगे हम, बल्कि समूह बनाए गए हैं, यानी एक से ज़्यादा क्लास के बच्चों को एक साथ रखा गया है। समूह 5 बनाए गए हैं। पहला समूह कक्षा 1 से 2, दूसरा समूह 3 से 5, तीसरा समूह 6 से 8, चौथा समूह 9 व 10, और पांचवा समूह 5 समूह बने 11 व 12, क्लास 11 व 12। तो अगला सवाल देखिए आप, ये 5 जो समूह हैं जिनको सदन कहा जाता है, इनके 5 नाम भी आपको याद रखने होंगे। और देखिए 20वां प्रश्न, नो बैग डे कार्यक्रम कक्षावार न होकर समूहवार, नो बैग डे कार्यक्रम में कक्षावार न होकर समूहवार सदन बनाए जाते हैं। कक्षा 3 से 5 का समूह कौन सा है, तो याद रखना अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज, 4 नाम ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। पांचवा है उन्नति, पांचवा क्या है, उन्नति, उन्नति याद रख लेना। तो अंकुर कक्षा 1 व 2 के लिए है, प्रवेश 3 से 5 के लिए है,
क्षितिज 6 से 8 के, नहीं माफ करें, दिशा दिशा 6 से 8 के लिए है, और क्षितिज कक्षा 9 व 10 के लिए है, और उन्नति कक्षा 11 व 12 के लिए है। तो 5 समूह बने। पहला समूह कक्षा 1 से 2 जिसका 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 नाम है अंकुर, तीसरी चौथी पांचवी का नाम है प्रवेश, छठी सातवीं आठवीं का नाम है दिशा, और 9वीं और 10वीं के सदन या समूह का नाम है क्षितिज, और 11वीं और 12वीं का नाम है उन्नति। तो ये 5 वर्ड याद रखना, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। यहाँ पूछा गया है कक्षा 3 से 5 का समूह, तो 3 से 5 का समूह क्या हो गया? प्रवेश। 3 से 5 वाला समूह कौन सा हो गया? प्रवेश। याद रहेगा बच्चों? ओके, नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, नहीं है पूछा है। अनुप्रयुक्त विज्ञान अप्लाइड, तो अप्लाइड तो होता है साहब। व्यवहारिक विज्ञान बिल्कुल है, बिहेवियरल। सामाजिक विज्ञान दूसरों के संदर्भ में देखता है, बिल्कुल देखता है। आदर्श विज्ञान नहीं होता, तो शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श विज्ञान नहीं है, ऐसा है तो कर देना। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों है की बात नहीं करता, ये ध्यान रखना। और आदर्श विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस, तो इंग्लिश में भी आया है, ऐसा भी आया परीक्षा में। शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। और नॉर्मेटिव के लिए हिंदी में एक शब्द और आता है, नियामक। तो अगर परीक्षा में आ जाए, क्या शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है, नियमों की बात करता है? जवाब है नहीं। क्या शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस है? जवाब है नहीं। क्या शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान है? जवाब है नहीं। तो फिर क्या है? अप्लाइड है, व्यवहारिक है, सामाजिक है, प्रैक्टिकल है, वास्तविक है, ऐसी कोई बात है उसको करना है। सकारात्मक अगर आ जाए, सकारात्मक विज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल है, बेहतरी के लिए काम करता है। तो सकारात्मक व्यवहारिक विज्ञान, ओके। नेक्स्ट, प्रत्यक्षीकरण अभी पूछा गया, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में। प्रत्यक्षीकरण व संप्रति निर्माण का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम आपको बता चुके हैं, एक सॉल्यूशन पीछे की वीडियो देखते हो तो, कि जब अधिगम प्रक्रिया की बात होती है तो एक बालक के संज्ञानात्मक पक्ष की तमाम चीज़ें, चिंतन, तर्क, संप्रति, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ये सारी की सारी अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों को स्कोप में हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। पहला होता है लर्नर, अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात होती है। तो पहला है लर्नर, अधिगमकर्ता। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया, जिसमें बात होगी उसके संज्ञानात्मक क्षमताओं की। तीसरा है अधिगम परिस्थिति, क्लास में हम कौन सी ग्रुप डायनेमिक्स यूज करते हैं, इंटरेक्शन की बात होगी। चौथा है शिक्षण परिस्थिति, कौन कौन सी सामग्री उसको देंगे। पांचवा है अधिगम निष्पादन का मूल्यांकन, और छठा है शिक्षक। तो अधिगमकर्ता और शिक्षक, याद रखना, अधिगमकर्ता और शिक्षक दोनों शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप या क्षेत्र या एरिया में शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के एरिया में 4 बातें और हैं: अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, शिक्षण परिस्थिति, या फिर अधिगम निष्पादन का मूल्यांकन। बात समझ में आई बच्चों? नेक्स्ट, 23rd देखिए, एक स्टेटमेंट हमने लिया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, तो इससे ले लिया। और शिक्षा मनोविज्ञान में 2 चीजें हुई ना, 2 शब्द हुए, एक शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार संबंधी विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया? शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक विज्ञान, या शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया ले लिया, और मनोविज्ञान से व्यवहार संबंधी विज्ञान ले लिया। ग्रहण करता है, ये कथन किसने बोला? तो स्किनर। स्किनर की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है ये वाली। और शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन, हम हिंदी में बदल बदल के पढ़ते हैं ना, तो बात एक ही कही है उन्होंने कि साहब 2 चीज़ें होंगी शिक्षा मनोविज्ञान में, एक तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार है, दूसरा सामाजिक इंटरेक्शन का व्यवहार है, लेकिन शिक्षा से जुड़ा है। ये स्किनर ने बोला। शिक्षण व अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, ये भी स्किनर की परिभाषा है। कोलेसनिक की परिभाषा आपको पता है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, प्रयोगों, अनुसंधानों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो की प्रसिद्ध परिभाषा तो आपको याद ही होगी, जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभव शिक्षा मनोविज्ञान है। और पील साहब ने तो कहा है शिक्षा कुछ नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये चारों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस में सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन इंग्लिश में प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं, नाम आ सकता है इंग्लिश में, मैथेटिक, या फिर कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। तो बच्चों,
अभिक्रमित अनुदेशन ऑपरेंट कंडीशनिंग की देन है, स्किनर साहब की देन है, लेकिन स्किनर ने दिया है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में लीनियर प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। ये उन्होंने 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिया था। ध्यान रखने वाली बात, रेखीय को बाह्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं और अभिक्रमक या प्रोग्रामर का उनकी अनुक्रियाओं पर नियंत्रण होता है, इसलिए उसको बाह्य कहते हैं। तो सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, इसका सही जवाब है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि इसमें फ्रेम्स एक के बाद दूसरा आता है। बच्चे को अपने हिसाब से आंसर देने का कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते। तो ऑप्शंस होते हैं ब्रांचिंग में, दूसरे में ब्रांचेस या शाखीय, जो किसने दिया है? जो आपके क्राउडर ने दिया है, नॉर्मन एंड क्राउडर। ठीक है। तीसरा मैथेटिक है, ये नॉर्मन एंड क्राउडर वाला शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। इसका दूसरा नाम आंतरिक भी है, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें निदान उपचार होते हैं, स्क्रैम्बल्ड बुक्स होती हैं। बच्चा चाहे उस ऑप्शन का जवाब दे सकता है, गलत हुआ तो फिर उसका उपचार भी वहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्राउडर साहब वाला है। तीसरा मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन है, जो थॉमस एस गिलबर्ट ने दिया था 1962 में, और ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। इसकी खास बात, इसमें विषय वस्तु पे मास्टरी पे बल दिया जाता है, और ये मैथेटिक है, यानी इसको इंग्लिश में अवरोही भी कहते हैं, तो ये हिंदी में, तो ये इसमें उल्टा चलते हैं, लास्ट से फर्स्ट की ओर आते हैं, लास्ट फ्रेम को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद उससे पहले वाले को करते हैं, और फाइनली पहले स्टेप पे आते हैं, तो काम पूरा हो जाता है। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये 1965 में दिया था, और बहुत बार किसने दिया इसके नाम पूछे जाते हैं, तो दो नाम याद रखना, एक है स्टूलारो, एक है डेविस। लॉरेंस स्टूलारो और डेनियल डेविस, दो लोगों ने इसको प्रयुक्त किया, दो लोगों ने इसको प्रयुक्त किया। ओके, नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, संवेगात्मक बुद्धि का ये सवाल हमने लिया है, पूछा जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक सेलोवी तथा मेयर हैं, 1990 में दिया था, लेकिन प्रसिद्धि दिलाने वाले डेनियल गोलमैन हैं, जिनकी बहुत प्रसिद्ध बुक आप जानते होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, 1995 में आई थी। 1998 में उसका फर्स्ट रिवीजन हो गया था, बेस्ट सेलर रही थी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला क्षमता मॉडल, ध्यान रखना, क्षमता मॉडल, एबिलिटी मॉडल इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सेलोवी और मेयर ने दिया था। ट्रेट्स मॉडल या शील गुण मॉडल या ट्रेट मॉडल केवी पेट्राइडस ने दिया था, और मिश्रित मॉडल या मिक्स मॉडल डेनियल गोलमैन ने दिया था। तो तीनों बातें सुमेलित हैं। ट्राई आर्किक मॉडल हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया, ये सुमेलित नहीं है। दरअसल ट्राई आर्किक बुद्धि का एक सिद्धांत है, जो देने वाले हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है। सूचना प्रक्रमण होता है इसमें, और ये उसका एक प्रतिनिधि सिद्धांत है बुद्धि का, त्रिचापी हिंदी में बोलते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था 1985 में बियॉन्ड IQ में। हार्वर्ड गार्डनर ने तो बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की और फिर 9वें प्रकार की बुद्धि की बात करी थी। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, अपने यहाँ आ चुका है। क्षमता मॉडल, एबिलिटी मॉडल सेलोवी और मेयर ने दिया, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि में 4 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 4 तत्व। और गोलमैन ने मिश्रित मॉडल में 5 तत्व बताए। गोलमैन के 5 तत्व तो आप बखूबी जानते होंगे, जिसमें पहले 3 इंट्रापर्सनल हैं खुद के, और बाद के 2 इंटरपर्सनल हैं। पहले 3 अंतःवैयक्तिक हैं, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद के संवेगों को मैनेज करना, और सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को प्रेरित करना। 3 इंट्रा हैं, और 2 इंटर हैं दूसरों के बारे में, चौथा और पांचवा। चौथा है इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब परानुभूति, और पांचवा है हैंडल द रिलेशंस, संबंधों का संचालन। तो 5 तत्व किसने बताए? डेनियल गोलमैन ने बताए। डेनियल गोलमैन का मॉडल क्या कहलाता है? मिक्स्ड मॉडल या मिश्रित मॉडल। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? आत्म अवगतता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने संवेगों को पहचानना, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेज, अपने संवेगों को मैनेज करना, और आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, और परानुभूति, एम्पैथी, और संबंध संचालन, हैंडल द रिलेशन, ये गोलमैन के। लेकिन सेलोवी और मेयर ने भी 4 दिए हैं, और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। सेलोवी और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए। कौन कौन से बताए? बहुत सिंपल है। पहला है, चारों में संवेगों शब्द आता है। पहला है संवेगों का प्रत्यक्षण, दूसरा है उनको उपयोग करना, तीसरा है उनको समझना, और चौथा है उनका प्रबंधन करना। तो एक तरीके से समझना, प्रबंधन करना, प्रत्यक्षीकरण करना लगभग एक ही सी बात होगी ना। तो सेलोवी और मेयर कितने तत्व बताते हैं? 4। क्या क्या बताते हैं? संवेगों का प्रत्यक्षण, संवेगों को उपयोग करना, संवेगों को समझना, और संवेगों का प्रबंध करना। ठीक है। और गोलमैन ने क्या बताया? 5 तत्व बताए, जो आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, ये महत्वपूर्ण बात आई।
गिलफोर्ड, सारी महत्वपूर्ण है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल टीडी सिद्धांत में विषय वस्तु विमा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, व्यवहारात्मक, आकारात्मक, सांकेतिक और स्मृति। तो बच्चों इस पे बहुत सवाल आते हैं। एक तो नाम से सवाल आता है, त्रिआयामी बोल सकते हैं, त्रिविमीय बोल सकते हैं, संरचनात्मक मॉडल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल बोल सकते हैं, SOI भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। देने वाले हैं JP गिलफोर्ड साहब। इन्होंने बुद्धि में 120 तत्व बताए, फिर 150 हो गए और फिर 180 हो गए। तो तीनों वाले तो 180 करना है, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया था, उसमें 2 बार संशोधन किए। एक्चुअली इनके सिद्धांत की 3 विमाएं हैं। 3 विमाएं कौन सी हैं? पहली विमा हम बोलेंगे संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरी विमा बोलेंगे विषय वस्तु, और तीसरी बोलेंगे उत्पाद या परिणाम। ये तो आपको सबको पता ही है, पर अंदर की बातें पूछी जाती हैं। तो याद रखना, विषय वस्तु वाली जो विमा है कंटेंट्स, उसके 4 तत्व हैं। उस विमा में कितने तत्व हैं? 4। और ये मैं बताता हूँ, BFSS करके याद रखना, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक, सिंबोलिक। विषय वस्तु विमा में कितने तत्व बताए? 4। BFSS, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक, सिंबोलिक। व्यवहारात्मक, आकृत्यात्मक, शाब्दिक और सांकेतिक। अब ध्यान रखना, बाद में आकृत्यात्मक के 2 भाग कर दिए, ऑडियो और विजुअल, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पहला ही है वैसे संक्रिया, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पर मैं ये तत्व अलग से बताता हूँ, तो पहले मैं कंटेंट्स को लेता हूँ, आप ये गलती नहीं करें, परीक्षा में पूछ लें तो संक्रिया पहले आएगा, विषय वस्तु बाद में आएगा, और परिणाम या उत्पाद 3 नंबर पे आएगा। ऑपरेशंस में, विषय वस्तु में हमने देखे थे ना BFSS, तो BFSS आपको याद हो जाएगा। फिर B के बाद क्या आता है? C आता है, तो यहाँ C और C 2 बार होगा, ठीक है। C, फिर C के बाद कौन सा लेटर आता है? D, और D के बाद कौन सा लेटर आता है? E, और फिर एक अलग से M, मेमोरी। आप याद रखना, क्योंकि बाद में मेमोरी के भी 2 भाग कर दिए थे उन्होंने, रिकॉर्ड व रिटेन। तत्व बढ़े ना, 120 से 150 वहाँ हो गए थे जब फिगुरल के 2 भाग किए, और फिर 150 से आपके वो हो गए 180 कब हो गए? मेमोरी के 2 भाग किए, ठीक है। अब क्या क्या ध्यान रखना है? CCDEM 5 तत्व हो गए ऑपरेशंस के। पहला जो C है उससे बनता है कोग्निशन, संज्ञान। दूसरा C है उससे बनता है कन्वर्जेंट, और D से बनता है डाइवर्जेंट। तो आराम से याद रहेगा, कोग्निशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अभिसारी और अपसारी। E से इवेल्युएशन, तो मूल्यांकन तो आपके टॉपिक है, बहुत बड़ा, वैसे याद रहता है। और M से मेमोरी। बाद में मेमोरी के इन्होंने 2 तत्व कर दिए, रिकॉर्ड और रिटेन, ठीक है। तो BFSS विषय वस्तु के 4 तत्व, CCDEM संक्रिया उत्पाद के 5 तत्व, और फिर बचा प्रोडक्ट फाइनली। तो प्रोडक्ट आपको याद है, BFSS विषय वस्तु के तत्व हो गए ना, और CCDEM ये ऑपरेशन के हो गए। ऑपरेशन हालांकि 1 नंबर पे लेते हैं हम, विषय वस्तु 2 नंबर की विमा है, और 3 नंबर की विमा उत्पाद या प्रोडक्ट है। और 3 नंबर में 6 तत्व हैं, शुरू से 6 ही रहे, अंत तक कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये क्या आगे, ये हम बताते हैं क्लास में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। पुलिस में CI थे हम, तो CI और 4 क्रमागत अक्षर RSTU। C से बनता है क्लास, I से बनता है इम्प्लीकेशन, R से रिलेशन, S से सिस्टम, T से ट्रांसफॉर्मेशन, U से यूनिट। यानी क्लास, इम्प्लीकेशन, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट। तो बहुत बार सिस्टम प्रणाली है, यूनिट इकाई है, ठीक है। इम्प्लीकेशन आशय निहित कैसे लागू करें, क्लास वर्ग है, R रिलेशन है, ठीक है। तो बहुत आसान रहेगा। अब कितने तत्व बताए? तो सबसे पहले उन्होंने पहली बार बताए थे, पहली बार कितने बताए थे? ये आप क्रम याद रखना। ऑपरेशन में तो 5, माफ करें, हाँ, ऑपरेशन में तो 5, विषय वस्तु में 4, और उत्पाद में हर बार 6 ही रहेंगे। तो पहली बार 120 तत्व थे। कौन कौन से थे मैं आपको बता चुका हूँ। कौन से 2 तत्वों में बदलाव हुआ? तो याद रखना, आपके एक तो मेमोरी में हुआ, मेमोरी किस में था? ऑपरेशन में था। और विषय वस्तु में हुआ, विषय वस्तु में फिगुरल में हुआ। तो 5 गुणा 4 गुणा 6, 120, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार विषय वस्तु के 4 के बजाय 5 तत्व कर दिए। तो दूसरी बार क्या हुआ? 5 गुणा 6, और ये हो गए 150। और फिर तीसरी बात, ऑपरेशन के 5 के बजाय 6 कर दिए, क्योंकि मेमोरी में 2 कर दिए, तो ये 6 हो गए। तो 6 गुणा 5 गुणा 6, और ये हो गया 180। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि कौन सा विकल्प सही है, और उसमें सीक्वेंस 5 गुणा 4 गुणा 6, या 5 गुणा 5 गुणा 6, या 6 गुणा 5 गुणा 6 राइट मानी जाएगी, क्योंकि पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन संक्रिया परिचालन की। नेक्स्ट, गिलफोर्ड की बात आ गई। थर्स्टन की बात करें तो याद रखना, थर्स्टन ने दिया है ग्रुप फैक्टर, गिलफोर्ड ने दिया त्रिआयामी, थॉर्नडाइक ने दिया बहुतत्व, हावर्ड गार्डनर ने दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस।
हार्वर्ड गार्डनर की बुक का नाम भी याद रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो याद रखना है। क्या बता रहा था मैं आपको, यस, थर्स्टन ने बुक लिखी थी एक, दरअसल, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। उन्होंने बुद्धि को 7 प्राथमिक और प्रधान योग्यताओं में बांटा। ये 7 जो प्राथमिक प्रधान योग्यताएं हैं उनको उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं नाम दिया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नाम दिया। और इसी पे 1938 में उनकी बुक आई थी, उसका नाम था, तो बुद्धि की इकाइयों को थर्स्टन ने क्या बोला, पीएमएज बोला, पीएमएज। तो ऐसा प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, पीएमएज किसने दिया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात किसने करी, थर्स्टन ने करी, जो ग्रुप फैक्टर दे चुके हैं। सैम्पलिंग थ्योरी जीएस थॉमसन ने दिया है, ठीक है, प्रतिदर्श या नमूने का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न अभी पूछा गया था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। स्टर्नबर्ग के त्रिचापी सिद्धांत में घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, ये बहुत डीपली पूछा गया प्रश्न है। स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो सूचना प्रक्रमण से संबंधित है। स्टर्नबर्ग मान लें, पास मॉडल मान लें, नागलेरी जेपीदास वाला। तो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत या पास मॉडल या फिर आपका कौन सा उसका केटल हॉर्न का मॉडल, ठीक है, ये सारे जो सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों को हम सूचना प्रक्रमण सिद्धांत कहते हैं बुद्धि के, ठीक है। बाकी वो सिद्धांत हैं जिनको फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, जैसे स्पीयरमैन ने पहली बार फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था। तो स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, इनके सारे के सारे सिद्धांत किसके माने जाते हैं, आपके बुद्धि के साइकोमेट्रिक सिद्धांत इंग्लिश में कह सकते हैं, या फिर फैक्टर एनालिसिस वाले सिद्धांत कह सकते हैं। एक एक आपका वो था ना उनका उनका हायरार्किक सिद्धांत, किनका था, बर्ट और वर्नन का। तो बर्ट और वर्नन का जो सिद्धांत है वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये जो सवाल पूछा गया था इसमें स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत दिया उसमें 3 विमाएं बताई थी सब बुद्धि की। एक घटकीय या विश्लेषणात्मक कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, दूसरी आपकी पहली विश्लेषणात्मक बुद्धि जो बुक इंटेलिजेंस है, दूसरी आपकी उन्होंने बताई थी व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि, जिसका दूसरा नाम उन्होंने बताया था सृजनात्मक बुद्धि। तीसरा उन्होंने बताया था अनुभवी या संदर्भात्मक बुद्धि। तो याद रखना, अनुभवी के साथ सृजनात्मक या संदर्भात्मक के साथ हो सकता है, वो आप देख लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। 3 उन्होंने विमाएं बताई, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली जो घटकीय या विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल चाप उन्होंने बताया, आर्क बताया बुद्धि का, उसके भी उन्होंने 3 घटक बताए हैं। मेटा घटक बताया, निष्पादन घटक बताया और ज्ञान संग्रहण घटक बताया, अनुभविक नहीं बताया, ठीक है। अनुभविक व्यवहारिक है दरअसल, याद रखना। पहली बुद्धि है आपकी घटकीय या विश्लेषणात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये इस बुद्धि के धनी लोगों के दिमाग में चिंतन मनन बेहतर होता है, एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, अमूर्त चिंतन बेहतर होता है उनका, ठीक है। 2 नंबर पे दूसरी एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल, 2 नंबर पे अनुभविक बुद्धि है। 2 नंबर पे क्या है, अनुभविक बुद्धि। और अनुभविक बुद्धि का ही दूसरा नाम है, माफ़ करें, सृजनात्मक बुद्धि। वहाँ पे मैंने जो भी बोला है, अनुभविक बुद्धि का दूसरा नाम है सृजनात्मक बुद्धि, इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहले से कोई 2-3 चीज़ें हैं तो एक नवीन समग्र बनाते हैं बच्चे, साइंटिस्ट वगैरह में ऐसी बुद्धि होती है। और तीसरी जो विमा है वो है संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, और उसको व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी। वो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं। लेकिन ये 3 विमाएं तो आपको पता होनी चाहिए, 3 चाप तो पता होनी चाहिए। लेकिन पहला जो है घटकीय और विश्लेषणात्मक, उसमें भी उन्होंने 3 घटक बताए हैं, मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण घटक। मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। अनुभविक तो एक अलग विमा है जो इसका जवाब है। ओके बच्चों, 28 देखिए, और ये सवाल 28 देखिए, और ये सवाल मैंने इसलिए लिया कि पूछा जा सकता है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। याद रखना, इंग्लिश में जरूर पढ़ना परीक्षा में, 3 स्ट्रेटम शब्द आ जाए, 3 स्ट्रेटम, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत या 3 स्ट्रेटम मॉडल किसने दिया। तो इसका सही जवाब आएगा केरोल साहब ने दिया। किसने दिया, केरोल ने। आपको पता है केटल, केटल दोनों जगह काम आते हैं। केटल ने प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया, ठीक है। दूसरी बात, केटल 16 पीएफ में भी काम आते हैं। तो प्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया, केटल। लेकिन फैक्टर एनालिसिस का ध्यान रखना, पर्सनैलिटी में फैक्टर एनालिसिस का पहली बार प्रयोग करने वाले केटल थे, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण देने वाले केटल थे। लेकिन बुद्धि में फैक्टर एनालिसिस पहली बार प्रयोग करने वाले थे 2 फैक्टर और ट्राई फैक्टर वाले स्पीयरमैन। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, केटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, जैसे हैब ने कैक है बताया था, याद है ना आपको। बर्ट और वर्नन ने
हेब वाले कै को जीनोटाइप बोला था, खे को फिनोटाइप बोला था, और फिर तीसरा बुद्धि सी, बुद्धि ग दिया था वर्णन ने, जिसको बुद्धि परीक्षण माप सके। ठीक है, तो बुद्धि ए और बी किसने दिया? हेब ने। कै खे किसने दिया? हेब ने। और बर्ट और वर्णन ने क्या किया? हेब की बुद्धि ए को बोला जीनोटाइप, ए या कै एक ही बात है, बुद्धि बी को बोला फिनोटाइप, और बुद्धि सी जिसे बुद्धि परीक्षण से माप सके। ओके, इसी तरह से याद रखना, केटल ने दो प्रकार की बुद्धि बताई, एक फ्लूइड, एक क्रिस्टल। फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि, और क्रिस्टल इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि। याद रखना, तरल बुद्धि जन्मजात और ठोस बुद्धि अर्जित। तो जन्मजात कौन सी चीजें होती हैं? जन्मजात चीजें होती हैं वही आपकी मानसिक क्षमताएं, चिंतन, तर्क आदि। चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, ये जन्मजात है, जिसको तरल बुद्धि बोला, जिसको फ्लूइड इंटेलिजेंस बोला, और इनकी वृद्धि होती है लंबात्मक रूप में किशोरावस्था तक। और ठोस बुद्धि क्या है? जिसमें कोई स्किल आपने अक्वायर कर ली, कोई कोई सूचना आपको मिल गई, तो ज्ञान, सूचना या कौशल वाली बुद्धि होती है, जो ठोस बुद्धि कहलाती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है। और इसका विकास होता है आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, क्योंकि ये जीवन भर चलती रहती है। 60 साल की उम्र में भी आप अमेरिका चले गए तो नया ज्ञान आ गया ना आपके पास, नई चीज़ें आपने देख ली, लेकिन आपका चिंतन, कल्पना, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान तो किशोरावस्था के बाद में नहीं बढ़ता। इसलिए कैटल की बहुत महत्वपूर्ण बात है। बर्ट और वर्णन आपको याद है? बर्ट और वर्णन का जो बुद्धि का सिद्धांत है, वो अभी मैं आपको बता रहा था, वो कहलाता है पदानुक्रमिक बुद्धि। देखो, पदानुक्रमिक सीखना की बात करें तो रॉबर्ट गेने आ जाएंगे। पदानुक्रमिक बुद्धि किसने दिया? तो बर्ट और वर्णन आ जाएंगे। और आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मेस्लो आ जाएंगे, मानवतावादी मेस्लो, रोजर्स। ठीक है, पर बर्ट और वर्णन ने बुद्धि का एक ऐसा मॉडल दिया जो एक पिरामिड बेस है, जिसमें सबसे ऊपर, फिर दो, फिर ऐसे। तो इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी हैं। सबसे पहले जी फैक्टर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बीच वाला जो उनका वो है पदानुक्रम, उसमें उसके उन्होंने दो भाग किए हैं। ठीक है, और दो भाग किए, वी एड पहला, वी एड, और दूसरा के एम। वी एड, वी से वर्बल बनता है, एड से एजुकेटिव बनता है। तो इसमें संख्यात्मक, शैक्षिक आदि तत्व हैं। और के एम में काइनेस्थेटिक, मैकेनिकल, यांत्रिक और मैकेनिकल तत्व हैं। और काइनेस्थेटिक का मतलब आपके वो कौशल संबंधी, फिजिकल। तो वेड और के एम किसने दिया? तो बोलेंगे बर्ट और वर्नर ने। बर्ट और वर्नर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो बोलेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किक इंटेलिजेंस। थर्स्टन की बात मैं आपको बता चुका हूँ। पीएमएस बहुत प्रसिद्ध हैं, 7 दिए हैं परीक्षा में, 7 और 9 दोनों ध्यान रखना। मेन 7 दिए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, 7 में आपको बता चुका हूँ, आपको याद है ना? एम से शुरू, मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, परसेप्शनल, रीजनिंग, स्पेशियल, वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, रीजनिंग के स्थान पे उन्होंने इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दी है। तो इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर शामिल करते हैं तो फिर रीजनिंग हट जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक हट गया, 2 एक्स्ट्रा हो गई, तो 9 योग्यताएं भी हो सकती हैं। तो पीएमएस 7 भी हैं और 9 भी हैं। ये थर्स्टन के सिद्धांत की खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बुद्धि का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। दरअसल ये भारतीय बुद्धि परीक्षण की बात है। तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण नाम आए जनरल मेंटल एबिलिटी, GMAT। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट किसका है? तो हम बोलेंगे SS जलोटा का है। किसका है साहब? SS जलोटा का है। खास बात क्या याद रखेंगे? SS जलोटा का परीक्षण हो या CM भाटिया, भाटिया बैटरी, दोनों में 11 से 16 वर्ष, ये याद रखना, 11 से 16 वर्ष के बालकों के का स्टैंडर्ड टेस्ट लिया गया। ये सिंपल थे, 11 से 16 वर्ष के बालक। ठीक है, SS जलोटा याद रखना, SS जलोटा शाब्दिक परीक्षण है और CM भाटिया अशाब्दिक परीक्षण है। SS जलोटा सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और CM भाटिया वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। SS जलोटा और CM भाटिया दोनों में समय दिया जाता है, इसलिए गति परीक्षण भी इनको बोलते हैं। तो सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण किसका? SS जलोटा का, जो साधारण मानसिक विता परीक्षण कहलाता है। और वैयक्तिक अशाब्दिक गति परीक्षण किसका? CM भाटिया का, जिसमें 5 उप परीक्षण हैं, को ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास अलोंग, ये सब इसी में है। दोनों में ही 11 से 16 वर्ष, आप याद रखना, दोनों ही भारतीय हैं। CH राइस कौन है? हिंदुस्तानी बिने हैं, जिन्होंने 1922 में पहली बार लाहौर में उर्दू में बिने बुद्धि परीक्षण का अनुवाद किया था। SM मोहसिन ने 1930 में हिंदी का किया था। AD वेसलर की बात करें तो AD वेसलर ने 1939 में बुद्धि का वो परीक्षण दिया था जो दे बिने के प्रकाशन के बाद
स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की कमियों को दूर करता था। दो कमियां थी, एक तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बच्चों के लिए था और दूसरा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट केवल वर्बल था। तो दोनों ही कमियों को दूर किया एडी वेसलर साहब ने। एडी वेसलर साहब के टेस्ट में 5 वर्बल आइटम हैं और 6 नॉन वर्ब माफ़ करें 6 वर्बल आइटम है और 5 नॉन वर्बल आइटम्स हैं। ये मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में। ध्यान रखने वाली बात है कि एडी वेसलर ने 1939 में जो बुद्धि परीक्षण दिया पहला, वो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम बुद्धि परीक्षण के नाम से मशहूर है। किस नाम से जाना जाता है वो? वयस्कों के लिए सर्वोत्तम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो आप बोलेंगे साहब एडी वेसलर ने दिया, जो जर्मन यूएस साइकोलॉजिस्ट थे। और वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण उन्होंने जो दिया उसका नाम था वेस्लर वेल्यूब। वेल्यूब एक जगह है, इनका ये डॉक्टर थे न्यूयॉर्क सिटी में। तो वेल्यूब हॉस्पिटल का कैंपस था, उसमें उन्होंने दिया, जैसे मिनेसोटा यूनिवर्सिटी वैसे ही। तो वेस्लर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण, क्या नाम है? वेस्लर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण। और वेस्लर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण क्यों प्रसिद्ध है? हम बोलेंगे ये इसलिए प्रसिद्ध है कि साहब ये वयस्कों के लिए पहली बार बना, तो वयस्कों के लिए सर्वोत्तम, एडल्ट्स के लिए, क्योंकि ये 16 से 64 वर्ष के वयस्कों के लिए बनाया गया था। लेकिन दूसरी खास बात ये थी कि ये अशिक्षितों के लिए भी था, क्योंकि इसमें 6 वर्बल या शाब्दिक पढ़ने वाले आइटम्स थे और 5 नॉन वर्बल थे। ठीक है, पिक्चर पूरा करना, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, डिजिट सिंबल, और वर्बल में आपको पता है सिमिलरिटी, डिजिट स्पान, अर्थमेटिक, वो थे। अब वोकेबुलरी। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वेस्लर ने 1939 में जो 16 से 64 वालों के लिए बनाया, उसका संशोधन किया गया 1955 में, और उसको एक नाम दे दिया WAIS। तो बहुत आसान है। WAIS का मतलब है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और ये संशोधन किया था 1955 में। कब किया था? 1955 में। लेकिन वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण बन गया था 1938-39 में। तो 1939 याद रखना। और ये था 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। कितने एज ग्रुप है? 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों के लिए था। दूसरी बात, जब ये व्यक्ति इन्होंने बनाया तो फिर अब वही वाली बात होती है ना, कमियां होती हैं, तो इनको लगा कि हमको भी बच्चों के लिए बनाना चाहिए। तो इन्होंने 1949 में ही 1949 में बच्चों के लिए एक स्केल बनाई, जो कि WISC के नाम से प्रसिद्ध है। WISC, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर सी का मतलब चिल्ड्रेन। तो WISC, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, 1949 में बनी। और इसमें उन्होंने 6 से 16 वर्ष के बच्चों का बुद्धि परीक्षण बनाया। 6 से 16 वालों के लिए बच्चों वाली है, तो सी आ गया। WISC 1949 में बनाई। आप बोलेंगे साहब ये तो 1955 में नहीं, 1955 में तो उसका नाम WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल किया गया। किसका नाम किया गया? वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण का। तो 1955 वाला ये नाम और 1939 वाला वेस्लर वैल्यू परीक्षण बड़ों के लिए था, 16 से 64। बच्चों वाली स्केल 1949 में बनाई, वो 6 से 16 थी। ठीक है, तो 16 से 64, 6 से 16, 6 से 64 कवर हो गए। फिर आवश्यकता पड़ी साहब 6 से कम वालों के लिए भी कुछ करें, तो 6 से कम वालों के लिए उन्होंने एक और बुद्धि परीक्षण, एक स्केल बनाई, जो WPPSI के नाम से प्रसिद्ध है। WPPSI। तो W से तो वेस्लर बनेगा, S से स्केल बनेगा, I से इंटेलिजेंस बन जाएगा। अब PP याद रखना, प्री प्राइमरी। PP से क्या हो जाएगा? प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी WPP, प्री प्राइमरी। W से वेस्लर, S से स्केल, I से इंटेलिजेंस। WPPSI 0 से 6 वर्ष के लिए, तो 0 से 6 भी कवर हो गया, 6 से 16 कवर हो गया आपका WISE में, और 16 से 64 WAIS। WAIS दरअसल WPP का पूरा नाम आपको बता दूं, वेस्लर एक प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी से याद रख लेना, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे प्री प्राइमरी नहीं, प्री स्कूल, सॉरी, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी। तो P से प्री स्कूल हो गया और P से प्राइमरी हो गया, तो प्री स्कूल प्राइमरी, प्री स्कूल भी शामिल है आपको पता है, और प्राइमरी भी शामिल कर लिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ अब नई शिक्षा है तो अपने यहाँ भी 3 साल के चले जाएंगे ना स्कूल में, पता है ना आपको, ECCE। चलिए, तो WPPSI, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, 6 साल तक के बच्चों के लिए। बात समझ आई बच्चों? आप लोग कहीं रास्ते में या बस में कहीं भाग रहे होंगे, और इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ, ठीक है ना, तो बीच में मैं स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। बस उद्देश्य एक ही है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, हम तभी खुश होंगे। एक सवाल जो मेरे को लेना था वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा है कि सृजनात्मकता पे जो प्रश्न आ रहे हैं, वो तो आपको पता है सृजनात्मकता में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिबोरेशन, आपका स्पान और ओरिजिनलिटी, वो तो पता ही है आपको। लेकिन सृजनात्मकता परीक्षा, एक आपको पता है प्रिपरेशन, बता चुका हूँ बहुत बार, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन
इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, वो 4 पहलू भी आपको ध्यान रखने हैं, चरण भी 4 ध्यान रखने हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो आज एकदम क्लियर कर लेना उसको, क्योंकि उस पे आपको कोई प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है, और वो है सृजनात्मकता के परीक्षण। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण हैं। एक तो जो मैंने यहाँ पे लिया टीटीसीटी, और एक आपका बाकर मेहंदी परीक्षण। ठीक है, बाकर मेहंदी इंडियन है, हिंदुस्तानी है। और टीटीसीसी क्या है? टीटीसीसी माफ करें, टीटीसीटी मिनेसोटा में बना था। और टीटीसीटी का पूरा नाम है, टी से टोरेंस बनेगा, बस टोरेंस याद रख लेना आप। तो टीटीसीटी क्या है? टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। टीटीसीटी क्या है? टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये दरअसल ई पोल टोरेंस इनका नाम है, ई पोल टोरेंस। उन्होंने मिनेसोटा में बनाया था 60s में, 60 के दशक में। मिनेसोटा अमेरिका में है। तो टीटीसीटी का पूरा नाम टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, जो मिनेसोटा विश्वविद्यालय में टोरेंस ने 60s में बनाया था। खास बात मैं आपको बता दूं, टीटीसीटी में 7 आइटम्स हैं। और बाकर मेहंदी परीक्षण जो भारत में बना था, ये 2 लोग थे, 72 में बनाया था इंदौर से। बाकर, डॉक्टर बाकर मेहंदी साथ मिले, और इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश के सैंपल्स लिए थे बच्चों के, व्यक्तियों के। ठीक है, तो भारतीय है, हिंदी में भी बनाया, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब ध्यान क्या रखना है कि दोनों में जो आइटम्स हैं उनमें आपस में गड्ढमड्ढ होती है, और परीक्षा में प्रश्न गलत होता है, आपका नहीं होना है। पहले मैं आपको बता दूं, पहले 4 आइटम याद रखना, आप लिख लेना इसको। 4 आइटम आपको बता दूं बाकर मेहंदी परीक्षण के। कितने आइटम? 4, और बहुत आसान है। 4 आइटम कौन कौन से हैं बाकर मेहंदी परीक्षण के? पहला है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज को हिंदी में बोलते हैं परिणाम, यानी परिणाम सोचो। तो पहला क्या आ जाएगा? परिणाम सोचो। बाकर मेहंदी की बात कर रहा हूं, पहला। दूसरा आपका आ जाएगा न्यू रिलेशन। बाकर मेहंदी की बात कर रहा हूँ। न्यू रिलेशन का मतलब नवीन संबंध। हम नवीन संबंध बनाने कोई भी 2 चीज़ों में, घर और पेड़ में, ऐसा पढ़ा है ना आपने, नवीन संबंध, न्यू रिलेशन। तीसरा आ जाएगा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। हिंदी में कोई भी आ सकता है, उत्पादन उन्नति, उत्पादन उन्नयन, उत्पादन सुधार, लेकिन वास्तव में प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट इसका नाम है, उत्पादन उन्नति यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी है वो। ठीक है। और चौथा, पहला हो गया आपका परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा न्यू रिलेशन, नवीन संबंध। तीसरा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट यानी उत्पादन सुधार। और चौथा असामान्य उपयोग, अनयूजुअल यूजेज, असामान्य उपयोग। तो प्यारे बच्चों, बैटरी भी जा रही है मेरी। अब ध्यान रखना, सृजनात्मकता के 4 पहलू। हालांकि ध्यान रखना, टोरेंस टेस्ट में और बाकर मेहंदी टेस्ट में दोनों में वर्बल और नॉन वर्बल आइटम है, फिगरल आइटम भी हैं, पर वर्बल पे ही आता है, ये वर्बल भाग जो है ना, इस पे आता है। तो वर्बल परीक्षण कितने बताए? 4 बताए। किसने? बाकर मेहंदी ने। क्या क्या है? पहला परिणाम सोचो, दूसरा नवीन संबंध, तीसरा उत्पादन उन्नति, और चौथा असामान्य असाधारण उपयोग, अनयूजुअल यूजेस। 4 है ना। और टीटीसीटी में 7 हैं। टीटीसीटी में कितने हैं? 7। 7 क्या है ध्यान रखना। 7 में मैं आपको बता दूं, 7 में पहला आएगा आस्किंग, वो तो आराम से याद रह जाएगा आपको। आस्किंग यानी पूछना, पहला है आस्किंग यानी पूछना। उसके बाद गेसिंग पे 2 हैं। गेसिंग पे कितने हैं? 2। अनुमान लगाने पे 2 हैं। अनुमान लगाना इसमें है ही नहीं, उसमें नहीं था ना, पर इसमें अनुमान लगाने पे 2 हैं। एक तो गेसिंग कोजेज, एक गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज। यानी एक तो कारण का अनुमान लगाओ, एक परिणाम का अनुमान लगाओ। तो पहला हो गया पूछो, आस्किंग। दूसरा कारण का अनुमान लगाओ, और तीसरा परिणाम का अनुमान लगाओ। तो 3 हो गए ना। चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा इसमें प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट सेम है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। पांचवा, इसमें भी असाधारण उपयोग, अनयूजुअल यूजेज हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन छठा, अनयूजुअल क्वेश्चंस भी हैं इसमें, यानी असामान्य प्रश्न, या गेस द क्वेश्चन या आस्क द क्वेश्चन आ जाए। तो प्रश्न पूछना किस में है? टीटीसीटी में है। प्रश्न पूछना बाकर मेहंदी में नहीं है। और आखिरी है सपोज। सपोज का मतलब यदि ऐसा हो जाए तो, या मान लो, सपोज दैट याद रखना। तो एक सपोज दैट हो गया। तो 7 कौन कौन से हुए? पहला तो हो गया आस्किंग, दूसरा गेसिंग कोजेज, कारण का अनुमान लगाओ। तीसरा गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम का अनुमान लगाओ। चौथा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, उत्पादन उन्नति। पांचवा अनयूजुअल यूजेस, असाधारण या असामान्य उपयोग। छठा अनयूजुअल क्वेश्चंस, या आस्क द क्वेश्चंस या गेस द क्वेश्चंस। और सातवां है जस्ट सपोज। सातवां है जस्ट सपोज। ये 7 हैं टोरेंस वाले में। जो टोरेंस
टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, टीटीसीटी के नाम से जाना जाता है। और 4 हैं बाकर मेहंदी में, 4 आइटम, जिसमें पहला है परिणाम सोचो, कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा है अनयूजुअल यूजेस, असाधारण उपयोग, और तीसरा है न्यू रिलेशन, नवीन संबंध, और चौथा है प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब इसमें आप देखिए प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट दोनों में आएगा। क्या प्रश्न आएगा परीक्षा में आपको बता देता हूँ वो भी। प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट दोनों में आएगा, अनयूजुअल यूजेस दोनों में है, और कॉन्सिक्वेंसेज भी कहीं न कहीं ऊपर वाले में भी नाम आया है और नीचे वाले में भी। नीचे वाले में केवल परिणाम सोचो आया है, और टीटी वाले में मतलब ये जो दे रखा है टीटीसीटी, उसमें कॉन्सिक्वेंसेज गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज आया है, हालांकि वहाँ पे गेसिंग कॉजेज भी है। ठीक है, तो 3 चीज़ें लगभग इसकी उनमें मिलती हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें? प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और अनयूजुअल और कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन न्यू रिलेशन, केवल याद रखना, न्यू रिलेशन केवल बाकर मेहंदी में है। न्यू रिलेशन आपके पोल टॉरेंस वाले में नहीं है। वैसे ही गेस द क्वेश्चन या आस्किंग या अनयूजुअल क्वेश्चंस या जस्ट सपोज, ये चीज़ें केवल टीटीसीटी में है, बाकर मेहंदी में नहीं है। तो बस ये बात ध्यान रखना। यहाँ हमने सवाल दिया टीटीसीटी में कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है, तो हम आपको बता चुके हैं प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट तो दोनों में है, बाकर मेहंदी में भी है, इसमें भी है। अनयूजुअल यूजेस दोनों में, बाकर मेहंदी में भी है और इसमें है। ठीक है, असामान्य प्रश्न, अनयूजुअल क्वेश्चंस या आस्क द क्वेश्चंस, ये टीटीसीटी में है, तो ये भी टीटीसीटी में है, ये भी है, ये भी है। न्यू रिलेशन याद रखना, न्यू रिलेशन टोरेंस वाले में नहीं है। न्यू रिलेशन किस में है? बाकर मेहंदी में है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बाकर मेहंदी में न्यू रिलेशन है। अगर आस्क आ जाए, अगर गेस आ जाए, तो आंख बंद करके टीटीसीटी करना है। टीटीसीटी में 2 प्रकार के गेस हैं, गेसिंग कॉजेज, कारण अनुमान लगाओ, और परिणाम का अनुमान लगाओ, और साथ में गेस द क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो गेसिंग 3 भी हो सकते हैं, अनयूजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, आस्क द क्वेश्चन भी हो सकता है, आस्किंग भी है। बाकी प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, अनयूजुअल यूजेस और अनयूजुअल क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, वो तो उसमें है ही। न्यू रिलेशन याद रखना, न्यू रिलेशन बाकर मेहंदी में ही है केवल, न्यू रिलेशन टीटीसीटी में नहीं है, तो इसका उत्तर न्यू रिलेशन भी है। और भी है क्या? ओके, तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। कल पेपर होते मेरे को बताना कैसा हुआ। बिल्कुल बिंदास रह के परीक्षा देना। ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएं कि इन दोनों का अर्थ एक ही है, उस प्रश्न में आप रिस्क ले लेना, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर आप सब बढ़िया पेपर करके आए, यही उम्मीद आपसे है।